हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। फटाफट मुझे बताएंगे कमेंट करके ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज हरी अप, टेल मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम शुरू करेंगे बिना वेस्ट किए टाइम। यस, ओके पलक, यस तहसीम, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। छोटी सी कहानी आज हमें करनी है अटेम्प्ट की, और क्या कहते हैं उसके साथ साथ जो है हमें करना है डेफिनेशंस। और आज हमें अटेम्प्ट और डेफिनेशंस जो है वो किसी भी हालत में जो है वो ख़त्म करने ही करने हैं, क्योंकि डेफिनेशंस, ठीक है। आज जो है वो मंडे है, कल ट्यूसडे आपकी छुट्टी है, कल मैं नहीं आऊँगी। वेंसडे आपकी जो है इलेक्शन करके छुट्टी है, पर मेरी छुट्टी नहीं है तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो हम थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है। तो विल मीट ऑन थर्सडे, और थर्सडे जो है हम मिलेंगे सेक्शन 1 के साथ। सेक्शन 1 अभी हमने नहीं किया है ना, सेक्शन 1 हमें अभी करना है, तो हम सेक्शन 1 के साथ मिलेंगे। तो थर्सडे को हम सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें वो इंटर टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ये सब है। और फिर फ्राइडे को हम जो है वो करेंगे पनिशमेंट, क्योंकि अब की बार पहले हमें जर्नल एक्सेप्शन से पहले पनिशमेंट करनी है, तो एक बार हम वो देख लेंगे और उसके बाद फिर हम जर्नल एक्सेप्शन पे आएंगे। तो आज जो है आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अब तो सबसे पहले तो हम अटेम्प्ट से ही शुरू करेंगे। मुझे ये पता है कि अभी तक जितना मैंने कराया है उतना आपको क्लियर होगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ ऐसा नहीं करा है जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है। तो अब हम अटेम्प्ट क्या था, व्हाट इज अटेम्प्ट। हमने कहा कि हम स्टेजेस ऑफ क्राइम करे थे। स्टेजेस ऑफ क्राइम करते समय क्या हुआ? दर्द हो रहा है हाथ पे? अच्छा, ओके ओके ओके। तो आ, हमने कहा कि वी आर डूइंग स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम में हमने कहा कि सबसे पहले जो है वो क्या होगा, इंटेंशन होगा, प्रिपरेशन होगा, अटेम्प्ट होगा और फिर कमीशन होगा। हमने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस हिसाब से चल रही हैं। तो हमने कहा इंटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। हमने कहा हमें प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, हमने चार्ट भी बना लिया था, ये प्रिपरेशन पनिशेबल है। हमने कहा कि हमें प्रॉब्लम जो है वो कमीशन में भी नहीं है। अब गाड़ी आके रुक गई अटेम्प्ट पे। अटेम्प्ट आपको पता होना चाहिए, आईपीसी में जो था वो तो था सेक्शन 511 और 62 है बीएनएस का। ये आपको पता होना चाहिए। अब जो है ना अटेम्प्ट, आपको पता है कि हर चीज़ का अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल नहीं होता। हमने कहा कि अटेम्प्ट हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा है। एक तो कुछ सेक्शंस जिनके साथ ही जो है वो अटेम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, जो हमने कुछ सेक्शंस लिखे थे। एक हमने कहा जो 62 में जो है, ठीक है। एक हमने कहा जहाँ पर जिनको अलग से दिया हुआ है, सेपरेट दिया हुआ है। तो हमने 3 कैटेगरी में उसको जो है वो डिवाइड किया था कि अटेम्प्ट जो है कुछ कैटेगरी हमने लिखी वहाँ पे है, फिर कुछ 62 में है और कुछ अलग से दिया हुआ है। तो हमने 3 कैटेगरीज को जो है वो पढ़ा था। गुड इवनिंग सिमरन। तो अब जो है हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा, हमें यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब आप कभी अटेम्प्ट पढ़ते हो तो अगर आप अपनी बेयरक खोलो, और अगर आप अपनी बेयरक खोलोगे तो आपको वहाँ पर दिया हुआ है कि अटेम्प्ट जो है वो कौन से वाले उनके लिए दिया हुआ है, जो दोज हु आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब हमने आपसे उस दिन एक बात कही कि उन्होंने आपको फाइन के लिए और डेथ के लिए जो है वो तो कहीं दिया ही नहीं हुआ। जहां पर अटेम्प्ट जो है वो ओनली फाइन या फिर डेथ का कहीं जिक्र किया है, वहां पर आपने अटेम्प्ट की बात ही नहीं की है, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जो केस है उसमें जो है वहां पर अटेम्प्ट जो है वो आ सकता है। तो हमने ऐसा क्यों कहा था? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम इसलिए कहते हैं कि जब आप अटेम्प्ट का 62 का प्रोविजन पढ़ते हो तो लास्ट में लिखते हैं वो कि अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दी जाती है 1/2 ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस।
मतलब कि आपने जो मेन ऑफेंस किया है वो कमिट नहीं हुआ है बट उसका अटेम्प्ट हो गया है, तो आपको उसकी कितनी पनिशमेंट मिलती है? 1/2। हम कह रहे हैं फाइन का 1/2 कैसे हो सकता है? तो उनकी इंटेंशन ही नहीं है कि फाइन के लिए आपको पनिशमेंट देनी है, अटेम्प्ट की पनिशमेंट देनी है। प्लस डेथ को हम कैसे हाफ कर सकते हैं? हाँ, वो एक अलग बात है कि डेथ के लिए हम वो लाइफ की बात करते हैं, बट वो यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा प्रिज्यूम ही क्यों करें कि वो आपको डेथ की जगह क्या देंगे? लाइफ देंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, ये इंटेंशन आपको क्लियर करके रखनी है कि आपको जो है जब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या किसी इम्प्रिजनमेंट की बात की जाएगी तो आपको 1/2 ऑफ द पनिशमेंट मिलती है। इसीलिए उन्होंने फाइन को और डेथ को कवर यहाँ पर नहीं किया है। उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि हमें उसके अटेम्प्ट के लिए आपको पनिशेबल बनाना है, और अगर ऐसे किसी केस में कहीं दिया हुआ है तो वो सेपरेटली दिया गया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हुई आपको ये कहानी? आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सेंटर पर, ऑफलाइन सेंटर पर मनु पात्रा का जो है वो एक्सेस मिल गया है, तो आप चाहो तो मनु पात्रा आके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कोई केस आपको पढ़ना हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट डे कहा था कि मैं सोचूं कि मैं आपको केसेस बना के दूंगी, बट लेटर आई रियलाइज कि आपके स्टडी मटेरियल में तो सारे केस बहुत शानदार अच्छे से दिए हुए हैं। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपके स्टडी मटेरियल में तो सारे केसेस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। मतलब कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं वो केस बना के दूँ, आप उसको उस हिसाब से पढ़ो। मुझे ऐसा लगेगा कि जो केस आपके स्टडी मटेरियल में अच्छे से नहीं दिया हुआ है वो हम आपको देंगे। अब जो है डिक्टेशन में आपको अटेम्प्ट की दूंगी, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ अटेम्प्ट के रिगार्डिंग। मैं कुछ चीज़ें आपको अटेम्प्ट के लिए बता देना चाहती हूँ, और वो अटेम्प्ट की कुछ चीज़ें क्या है कि हम कहते हैं कि अटेम्प्ट के ना बड़े सारे टेस्ट हैं। मैंने उस दिन आपको लिखवा दिया था कि अटेम्प्ट जो है वो इतने इतने में पनिशेबल है, इसका अटेम्प्ट पनिशेबल है। अब अटेम्प्ट के ना कुछ टेस्ट हैं। अटेम्प्ट के टेस्ट क्या है, और उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें और बता देती हूँ। अटेम्प्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं, मोहम्मद याकूब वाला केस और अभयानंद मिश्रा वाला केस। मोहम्मद याकूब के केस में कुछ नहीं है, उसको पनिश किया गया है। क्या करता है वो क्या करता है मोहम्मद याकूब के केस में? सिल्वर को स्मगल करता है आउट ऑफ इंडिया। कोई पुलिस को कंप्लेन कर देता है कि भाई ना फलाना फलाना व्यक्ति जो है वो सिल्वर को जो है वो क्या कर रहा है, स्मगल कर रहा है। वो पकड़ा जाता है, वो इतने पुलिस आती है, इतने वो भाग जाता है, फिर उसको उसका अरेस्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई हम उसको जो है वो अटेम्प्ट के लिए लाइबल मानते हैं। दूसरा जो है अभयानंद मिश्रा वाला केस है, उसमें ये वो चीटिंग करता है। चीटिंग को जो है वो 511 के साथ पनिशेबल बनाया गया है। वो क्या करता है कि ना वो ग्रेजुएट भी नहीं होता है, पर वो एग्जाम लिखने की कोशिश करता है, एडमिट कार्ड जो है वो लेना चाहता है। तो जब वो एडमिट कार्ड लेता है तो पता चल जाता है यूनिवर्सिटी वालों को कि भाई क्या कहते हैं कि इसने तो ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई है, तो हमने उसको फॉर्जरी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, चीटिंग के लिए जो है वो क्या किया है, पनिशेबल किया है कि भाई वो अटेम्प्ट भी उसने किया है, तो हमने उसके साथ उसको रीड किया है। तो बस और कुछ नहीं है। कभी आपसे एक्सप्रेसली ये केसेस कभी पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, पर आपको थोड़ा थोड़ा इनका पता होना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं, बट हमें कभी एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाएगा। बस आपको सिंपल बात समझनी है कि इस केस के फैक्ट्स इतने हैं। ठीक है, अब ना हम सबसे पहले आते हैं, हमारे पास ना एक टेस्ट है जिसे हम ये भी कह देते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल। अटेम्प्ट के कुछ फर्दर टेस्ट हैं, तो अटेम्प्ट का सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी रूल। या प्रॉक्सिमिटी टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल जो है वो अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि स्टडी मटेरियल में थ्योरी दी हुई है, एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं। प्रॉक्सिमिटी रूल क्या होता है ना कि आपने जो है फॉर एग्जाम्पल आप जैसे, अगर मैं आपको रीड करके बताऊं, अ कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड एक्शन और एन इंटेंशन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। कि आपने जो काम किया उसमें और जो एक्शन हुआ उसमें, मतलब कि ना क्या जो है वो डिफरेंस है, आपकी इंटेंशन में और जो एक्शन हुआ उसमें जो है वो क्या डिफरेंस है, उसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। डिपेंड करता है कि कितना डेंजरस है कितना नहीं है, तो प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से भी जो है अटेम्प्ट की चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं। अब आप सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लिखो कि प्रॉक्सिमिटी रूल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल ये हर एक अटेम्प्ट का हो सकता है, पर प्रॉक्सिमिटी में क्या फॉल करेगा? ए शूट्स जेड, ए ने जो है वो जेड को गोली मारनी चाहिए, शूट किया बेसिकली। ए शूट्स एट जेड इंटेंडिंग टू किल हिम, ए ने जो है वो जेड को शूट किया, इंटेंशन थी कि उसको मारना चाहता था, बट मिसेस द मार्क, बट मौका चूक गया।
but misses the mark either for want of skill, either for want of skill, want of मतलब वेरी गुड, लैक ऑफ। मैंने आपको पहले ही बताया want of का मतलब होता है लैक ऑफ, for lack of skill or because of a defect in the gun। हमें नहीं पता कि भाई क्या कारण रहा, या तो उसको चलानी नहीं आई या फिर क्या कहते हैं गन में कोई डिफेक्ट था, और बिकॉज ऑफ अ डिफेक्ट इन दी गन, और बिकॉज he has mistaken something else, or because he has mistaken something else for his enemy। He has mistaken something else, he has mistaken something else for his enemy। ए ने जेड को गोली मारनी चाहिए, उसने गोली मारी भी, बट जो है उसकी इंटेंशन थी उसको मारने की, बट वो मौका जो है वो चूक गया, मतलब उसका मार्क जो है वो चुक गया। किस वजह से? या तो लैक ऑफ स्किल थी, उसको चलानी नहीं आई, या गन में डिफेक्ट था, या कोई और कारण हो गया कि उसको जो कुछ भी हुआ। लिखो अब उसके आगे, एज एक्ट डिड नॉट कॉज जेड्स डेथ। ए के एक्ट ने जेड की डेथ तो कॉज की ही नहीं ना। एज एक्ट डिड नॉट कॉज जेड्स डेथ। ए कुड नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर मर्डर। जब उसकी डेथ ही नहीं हुई तो उसको मर्डर के लिए लाइबल नहीं कर सकते। बट अब आप मुझे बताओ, वेरी गुड, तो वेरी गुड, तो बस आप लिख लो ए विल बी लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। ए विल बी लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। इंटेंशन और एक्शन की प्रॉक्सिमिटी देखी जाएगी। इंटेंशन मारने की थी ही, उसने एक्शन भी लिया था, लगी नहीं एक अलग बात है, मर जाता तो मर्डर, नहीं मरा तो अटेम्प्ट टू मर्डर। साफ साफ चीजें जो है वो पता चल रही हैं। दूसरा टेस्ट है लोकस पेनिशिया टेस्ट। लोकस PAEN PAEN ITE NTI AE। लोकस पेनिशिया टेस्ट PAENITENTIAE। पर्सन के कंट्रोल में है। अभी पीछे पर्सन के कंट्रोल में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी इंटेंशन थी मारने की, उसने एक्शन ले लिया था। प्रॉक्सिमिटी हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई उसकी पूरी है और वो कर रहा है। लोकस पेनिशिया टेस्ट क्या होता है ना कि आपके पास टाइम है कि आप चूज कर सकते हो समथिंग दैट इज अंडर योर कंट्रोल। इसका एग्जाम्पल लिखो, A intending to murder Z by poison, A intending to murder Z by poison, purchases poison, purchases poison and mixes the same, purchases the poison and mixes the same with food, purchases the poison and mixes the same with food which remain in A's keeping, which remain in A's keeping, ए ने मारने के लिए जेड को पॉइजन जो है वो खरीदना चाहा और खरीद भी लिया और फूड में मिक्स भी कर दिया, बट अभी तक उसको दिया नहीं, अपने पास रखे रखा। आगे लिखो, ए इज नॉट येट गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर
A is not yet guilty of attempt to murder because there is still time. A is not guilty of attempt to murder because there is still time A might changes his mind. A might changes his time. Mind. A might changes his mind and desist from giving that food. Desist मतलब ना दे, अपने आप को रोक ले, प्रिवेंट कर ले. Desist from giving that food to Z. तो क्या इस केस में हम उसको अटेम्प्ट के लिए लाइबल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ, अटेम्प्ट खुद ही अपने आप में एक इनकोएट क्राइम है. इनकोएट तो अटेम्प्ट खुद ही है ना, होगा कि नहीं होगा. तो इनकोएट क्या, ये इनकोएट नहीं कहलाएगा. हाँ, तो मैं कह रही हूँ इनकोएट नाम देना गलत होगा इसको. इनकोएट देना नाम इसको गलत होगा, क्योंकि अटेम्प्ट अपने आप में ही क्या है, इनकोएट क्राइम है. ठीक है, समझ में आई आपको बात? तो अब देखो आपको क्या समझना है. आपने दो चीजें समझी, प्रॉक्सिमिटी रूल और एक आपने समझा लोकस पेनिशिया टेस्ट. अब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ. प्रॉक्सिमिटी इज समथिंग कि आपको एक्शन और आपको इंटेंशन से पता चल रहा है. लगी नहीं लगी एक अलग चीज है भैया. बात सिर्फ इतनी है कि आपने करा ना, उसको लगी नहीं लगी बात अलग है. तो हियर यू आर पनिशेबल फॉर अटेम्प्ट. यहां पर क्या हुआ, यहां पर लोकस पेनिशिया. और देखो ये टेस्ट कुछ नहीं है, ये उसके स्टेजेस है कि अगर आपने गोली चलाई नहीं लगी पर आपने चला तो दी ना, तो यू आर लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर. नाउ हियर यू हैव बॉट द पॉइजन, यू हैव केप्ट पॉइजन इन द फूड बट यू हैव नॉट गिवन इट टू एनीवन. अभी आपके पास है, क्या पता आप उसको नहीं दो, आप अपने पास रख लो. द मोमेंट यू गिव इट टू समवन, कि चलो आपने उसके कमरे में रख दिया, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, अटेम्प्ट हो गया. बट अभी सारी चीजें किसके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है. आप चाहो, क्या पता उसका माइंड बदल जाए कि मेरे को ऐसा पाप नहीं करना है, तो इन हियर ही विल नॉट बी लाइबल फॉर दी अटेम्प्ट. अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए आपका लॉ हो गया है. अभी चल रहा है कहाँ से? अच्छा ठीक है, चलो हम ना बीएनएस पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता. हम अटेम्प्ट पढ़ रहे हैं, तो अटेम्प्ट हमारा हो चुका है, हम बस उसके कुछ टेस्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आप समझिएगा. अब आप आ जाइए, कह सकते हो. मैं आपको यही बात बोलने वाली थी, जो पनिशेबल नहीं है, जो पनिशेबल नहीं है. और मैं आपको यही बोलने वाली थी, एकदम से पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग से बात स्किप हो गई कि बिल्कुल ये प्रेपरेशन है कि, बट ये प्रेपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं है, क्योंकि प्रेपरेशन की जो पनिशेबल है वो हमने लिख ली है. समझ में आई बात? एक और बात बताऊं मैं आपको, आप मेरी बात को समझो. हम ना हर चीज़ की प्रेपरेशन भी पनिशेबल नहीं कर सकते. क्या पता भाई आदमी का पहले गलत दिमाग है और बाद में जो है वो क्या हो जाए, सही हो जाए. ठीक है ना, हम यू नेवर नो, कि कहते हैं ना कि भी खाली दिमाग शैतान का घर. बट जब वो कहीं किसी काम में लग गया है तो उसका खाली दिमाग जो शैतान का घर था वो भी ठीक हो जाए. तो हम कहते हैं हम आखिरी मोमेंट तक कोशिश करते हैं कि जो है ना हम पनिश ना करें. समझ में आई बात? ठीक है, चलो. अब ना इसके बाद एक होता तो इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट है, बट मैं वो आपको सबसे लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट आपको ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और आपके अटेम्प्ट के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे. मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगी और आपको पूरे अपने लाइफ टाइम के लिए वो चार्ट याद रखना है. अगर आपने वो सीख लिया तो आपका अटेम्प्ट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक है, उससे पहले आप एक टेस्ट लिखो, इक्विवोकैलिटी टेस्ट. इक्विवोकैलिटी टेस्ट, EQUIVOCALITY, इक्विवोकैलिटी टेस्ट. इक्विवोकैलिटी टेस्ट का मतलब कुछ नहीं है, जहां पर एक्ट अपने आप ही चीजों को बोल दे, दैट इज इक्विवोकैलिटी टेस्ट. जो चीजें इक्विवोकैलिटी, व्हाट वोकैलिटी, स्पीकिंग समथिंग, तो इसका मतलब होता है द एक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ. द एक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ, जहां पर चीजें जो है वो खुद ही बोल दें अपने आप ही.
जो चीज़ें आपको आंखें से आगे से खुद ही दिख रही है कि बिना की क्या कहते हैं कि भाई कोई किसी की आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको प्रॉक्सिमिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वॉट, एग्जाम्पल ये कि क्या कहते हैं कि मैंने ना इंटेंशनली जो है वो क्या किया कि नॉट इंटेंशनली, मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, गुस्सा आ गया क्या कहते हैं और मैंने उसको गला दबा दिया। आपको मेरे इंटेंशन की, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें अपने आप ही बोल रही है ना। मैंने कोशिश करी उसका गला दबाने के लिए, आके किसी ने उसको छुड़वा दिया, ठीक है। तो अब जो है वो एक अलग चीज़ है कि वो नहीं मरा, पर मैंने तो पूरी क्या करी, कोशिश करी, तो चीज़ें अपने आप ही बोल रही है ना कि भी क्या कहते हैं कि मैंने उसको मारने की कोशिश की है। द थिंग स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। तो इसमें कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने से ही पता चल रहा है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा काम किया है, वो मरा नहीं पर अटेम्प्ट जो है वो हो चुका है, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ होता है सोशल डेंजर टेस्ट। सोशल डेंजर टेस्ट। व्हाट इज सोशल डेंजर टेस्ट? सोशल डेंजर टेस्ट एक ऐसा है कि आप ना कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो, आप कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो, आप ना कैलकुलेट करते हो चीज़ों को कि लाइबिलिटी जो है वो कैसे होगी। तो सोशल डेंजर टेस्ट वही होता है। अब आप इसका ना एक एग्जाम्पल लिखो। सोशल डेंजर टेस्ट का एग्जाम्पल लिखो। ए गिव्स पिल्स, गिव मी अ सेकेंड, लेट हिम गो। बिल्कुल बताऊंगी अभी, राइट डाउन। सोशल डेंजर टेस्ट का जो है एग्जाम्पल लिखो। ए गिव्स पिल्स टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। A gives pills to a pregnant woman to procure abortion. To procure abortion. But they have no effect. But they have no effect because the drug turns out to be. Because the drugs turn out to be not harmful. Because the drug turn out to be not harmful. आप मुझे बताएंगे whether A would be guilty of attempt to cause miscarriage or not. बस यही बात है। उसकी पूरी इंटेंशन थी कि उसको अबॉर्शन कॉज करना है, वो ड्रग जो है वो हार्मफुल नहीं निकला, दैट इज वन डिफरेंट स्टोरी। बट आपका जो है वो क्या हुआ है, पर्पस पूरा हुआ है, आपने दिया, वो सब कुछ हुआ है। तो हम हियर वी आर सेइंग दैट हियर ही विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू डू मिसकैरेज। चलिए अब आप आगे आइए। ये सब कहानी हमने समझ ली। अब हम एक लास्ट चीज पढ़ेंगे, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। हम एक लास्ट चीज पढ़ेंगे, वो है इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। देखो इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, चीज़ों को इस हिसाब से समझना। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि नाम ये है कि क्या हुआ है कि कोई इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है। बट ना अपना मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं। और वो गलत क्यों करके आते हैं कि आप इसको ना दो चीज़ों में डिवाइड करो इम्पॉसिबल टेस्ट को, जहां पर आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और जहां पर वेयर प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। वेयर प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट।
हमने कहा वी आर डिस्कसिंग इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट कि कब आप जो है वो आपकी लाइबिलिटी होगी कि नहीं होगी। तो हमने कहा हमने इनको दो चीज़ों में डिवाइड कर लिया, जहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और हमने कहा एक जगह जहाँ पर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो जहाँ पर प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई और आपने जो है वो एक्ट करा, ठीक है, तो देन यू विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट। You will be liable for criminal attempt। आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी ना। अब इसको उस चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि मैम वो जो है पॉइजन लेके आया और उसने पॉइजन जो है ना वो मिला दिया पर अपने पास रखे रखा। अरे अपने पास रखे रखा तो प्रिपरेशन कंप्लीट कैसे हुई? दे देता तो प्रिपरेशन क्या होती? कंप्लीट होती। एंड एज सून एज वो उसको खा लेता तो अटेम्प्ट हो जाता, और मर जाता तो कमीशन हो जाता। समझ पाए हो मेरी बात को? तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जहां पर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया देन यू विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट। तब आप क्रिमिनल अटेम्प्ट के लिए लाइबल हो, ठीक है। अब प्रिपरेशन आपका कैसे कंप्लीट हुआ? आपने जो है गन खरीदी, आपने जो है उसमें वो डाली, गोलियां डाली, और आपने जो है उसको चला दिया। अब जब आपने उसको चलाया आपको लगा कि परछाई है, मतलब आपको लगा कि आदमी है पर वो परछाई थी। अरे भैया आपकी तो प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई ना, ठीक है। उसको लगी नहीं लगी इज अ डिफरेंट थिंग। आपकी प्रिपरेशन तो कंप्लीट होगी और द मोमेंट प्रिपरेशन इज कंप्लीट अटेम्प्ट स्टार्ट। क्या बात है? बात सिर्फ इतनी है कि यहां पर प्रिपरेशन अगर खत्म हो रही है तो यहीं से जो है वो अटेम्प्ट क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो द मोमेंट प्रिपरेशन इज कंप्लीट द मोमेंट अटेम्प्ट स्टार्ट। तो हम कह रहे हैं कि आपने गोली हाथ में ली, चलाई, लगी नहीं लगी हमें फर्क नहीं पड़ता भैया। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका प्रिपरेशन जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और अटेम्प्ट जो है वो हो गया। यू विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट। समझ में आई बात? बट अब दूसरी कहानी आती है जहां पर प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। और क्या हुआ कि उसको पता है कि जो प्रिपरेशन है आपकी, वेयर प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट, लाइक आपकी प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, और आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। फर्क देखना, ही नोज इट इज इनकम्प्लीट। फर्क देखो क्या कह रही हूं मैं। यहां पर मैं आपको कह रही हूं प्रिपरेशन आपकी पूरी हो चुकी है, आपने काम भी कर दिया है, और क्या कहते हैं आप जो है वो लाइबल हो, ठीक है। दूसरी जगह मैं आपको कह रही हूं जहां पर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है और प्रिपरेशन कंप्लीट। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप मेरी बात को समझ लेना। इसमें से बड़े बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। हमने कहा जहां पर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, और इस बात का आपको भी पता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। यू योरसेल्फ नो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो आपका चाहे कुछ भी हो जाए यू आर नॉट लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट। चाहे कुछ हो जाए यू आर नॉट लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट। जहां पर प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है और आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब यह है यू हैव नेवर रीच द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। इसका मतलब यह है कि आप कभी बेटा अटेम्प्ट की स्टेज पे पहुंचे ही नहीं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी। नेवर रीच द अटेम्प्ट ऑफ स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। आप कभी अटेम्प्ट की स्टेज पे पहुंचे ही नहीं, मैं आपको बताती हूं। किसी ने आपको, नॉट किसी ने आपको, आपने जो है ना किसी बच्चे का मिसकैरेज करना चाहा, किसी फीमेल का मिसकैरेज करना चाहा, और ना आप जो है वो गए फार्मेसी पे, और ना आपने उसको कहा कि भाई मुझे मिसकैरेज करना है लेडी का, तो आप जो है ना मुझे दवाई दे दो कि जिससे हो सके। तो ना अब वो जो भला आदमी था वो नहीं देना चाहता था। उसने क्या किया, उसको ना H2O दे दिया। उसने जो उसको क्या दे दिया? H2O दे दिया। व्हाट इज H2O? वाटर, ठीक है। अब तब तो वो ले आया, उसने नहीं देखा, ठीक है। उसको ना एक डब्बे में डाल के दे दिया कि इसको पानी में मिला के दे देना और ना मिसकैरेज हो जाएगा। तब तो वो ले आया। अब क्या हुआ कि उसको ना रास्ते में किसी ने कहा कि अरे तो पानी है। वो अपने फ्रेंड के पास गया कि आज तो मैं मिसकैरेज करूंगा, और ना क्या कहते हैं ना, तो उसने कहा ये तो पानी है।
अब उसको पता चल गया कि ये पानी है, ठीक है, तो अब पानी से मिसकैरेज हो सकता है? पानी से मिसकैरेज नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉइजन। तो अब उसको क्या पता चल गया कि उसने जो प्रिपरेशन की थी वो कंप्लीट नहीं है मिसकैरेज करने के लिए। तो व्हेन यू योरसेल्फ नो कि योर प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट फॉर डूइंग मिसकैरेज या फॉर डूइंग एनी ऑफेंस, दैट मीन्स यू आर नॉट लाइबल नो मैटर वॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं दुकान पे गई, मैंने कहा भैया मुझे तो एक रिवॉल्वर दे दो, आज तो मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, समीर का खून करना है। मैं चली गई, उसको लगा कि अरे ये तो खिसके हुए दिमाग की लग रही है, और क्या कहते हैं ना इसको उन्होंने मुझे नकली गन दे दी। तब तो मैं ना एग्रेशन में ले आई, और ना फिर मैंने रास्ते में देखा कि चलो इसमें गोली वोली डाल के देखती हूँ। मुझे पता चला कि ये गन तो कैसी है। मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है। आई विल नेवर बी मेड लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट। वेरी सिंपल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब हम आगे आते हैं। व्हेन योर प्रिपरेशन इज व्हाट? तुमको मैं एक बात बताती हूँ, सिर्फ मेंजरिया पनिशेबल था? तुम भूल जाते हो, कहीं पे भी नहीं है। कहाँ है मेंजरिया पनिशेबल? गिल्टी एक्ट पनिशेबल हो सकता है विदाउट मेंजरिया, पर खाली मेंजरिया कहाँ पनिशेबल है? तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को तो किफी मैम का आज मर्डर करना है। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है योर इंटेंशन कि मुझे तो मैडम का मर्डर करना ही करना है, पर तुमने कुछ नहीं किया। ले जाए तुम्हें पुलिस उठा के? एग्जैक्टली exactly. खाली मेंजरिया मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ाया कि कहीं पनिशेबल है। चलो ठीक है, तो खाली मेंजरिया पनिशेबल नहीं है। एक्टस रियस जो है वो क्या कहते हैं, पनिशेबल जो है वो हो सकता है अगर आपका मेंजरिया नहीं भी है तब भी। रेप, किडनैपिंग, क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के। क्या प्रिपरेशन में आप क्या कहना चाहते हो मुझे बताओ? आप मुझे 1 मिनट देंगे? गिव मी अ सेकेंड। समझा दीजिए क्या कर रहा है। चलिए, चलो चलो चुप हो जाओ, मैं समझाऊंगी। हाँ, क्या कह रहे हो मुझे बताओ? तो आएगा ही ना, मतलब वो एक्ट जैसे मेरा है कि अरे यार तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। तो प्रिपरेशन में मेंजरी आएगा, तो तुम जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम कुछ एक्ट कर रहे हो ना, एक्ट तो कर रहे हो ना। मैं तुमको सिर्फ एक चीज कह रही हूँ कि क्या कहते हैं कि तुमने अपने मन में बिठा लिया कि मेरे को किसी मैम का मर्डर करना है अभिषेक, ठीक है, और तुमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। तुम चाकू नहीं लेके आए, तुम गोली नहीं लेके आए, तुम कुछ भी नहीं लेके आए, खाली तुमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि क्या कहते हैं कि तुमने मेरा मर्डर करना है। कैसे पनिशेबल होएगा तुम्हारा कुछ भी? तुम्हारे दिमाग को उठा के लेके जाएंगे फिर। अब अगर तुमने अपने मन में बिठा लिया कि मेरे को मैम का मर्डर करना है, और तुम गए बाजार जो है चक्कू लेने के लिए,
प्रिपरेशन हुई, खाली चक्कू लेके आना पनिशेबल है? प्रिपरेशन में पढ़ा है हमने, खाली चक्कू लेके आना पनिशेबल ऑफेंस है? नहीं है। ठीक है, अब तुम आए, तुमने मेरे को रस्सी से बांध दिया कि क्या कहते हैं आज तो मैं आपके पेट में चाकू मारूंगा। ठीक है, तुमने क्या किया? प्रिपरेशन करी, कंप्लीट भी तो हो गई, मेरे को बांध दिया, मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी? अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो एक एक स्टेज सोच के चलो ना। अब एक और दूसरी बात पे आते हैं, जहां पे मेंस रिया नहीं है, खाली एक्टस रियस है, तुम्हारा मन नहीं है किसी मैडम को मारने का, चलो मेरा तो एग्जाम्पल ही छोड़ दो, तुम्हारा मन नहीं है, क्यों उसका क्यों लूं मैं, क्या कहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ए का मन नहीं है, ए का मन नहीं है कुछ भी करने का, बट क्या हुआ ना कि ए को ऐसी लगा कि चलो इसको विक्रम को किडनैप कर लेते हैं, ए विक्रम को किडनैप करके ले गया, मेंस रिया नहीं भी था तो भी ऑफेंस क्या है? बस गिल्टी एक्ट। पर हर गिल्टी एक्ट जो है वो विदाउट मेंस रिया पनिशेबल नहीं होता, कुछ ऑफेंसेस हैं जिसमें होता है। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, आपकी कोई इच्छा नहीं है कि आपको ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने हैं, फिर भी आपने रेड लाइट जंप कर दी, अरे भैया तुम्हारी तुम चाहे हाथ गिड़गिड़ा लो उसके आगे, मेरी इंटेंशन नहीं थी, पुलिस भैया वाले भैया मेरी इंटेंशन नहीं थी, फिर भी तुमको चालान तो भरना पड़ेगा ना। बस चलो, अब जो है आप आगे की कहानी समझो। हम आके रुके जहां पर प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। उसकी पहली कैटेगरी थी कि प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है और उसको पता भी है कि उसकी प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, तो आप कभी भी जो है आप लाइबल नहीं होगे। ठीक है, बट अब जो है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, बट यू बिलीव्ड दैट इट इज कंप्लीट, you believed that it is complete. आपने बिलीव कर लिया कि ये कंप्लीट है, तो हम ये मान लेंगे दैट ही विल बी लाइबल फॉर अटेम्प्ट, क्रिमिनल अटेम्प्ट। अटेम्प्ट तो कुछ नहीं है, इट्स क्रिमिनल अटेम्प्ट, दैट ही इज लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट। साफ सीधी सी कहानी है इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट की। मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब आपका कोई क्वेश्चन अब गलत हो सकता है। बड़ा सिंपल सा चार्ट है जो आपको किताबों में बहुत बढ़ा चढ़ा के मिलता है, मैंने उसको ड्रॉ कर दिया है बड़ी सिंप्लीफाइड मैनर में। और वो क्या है, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबिलिटी के एग्जाम्पल्स होते हैं। हमने कहा कि जहां पर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो कोई आपको जीवन में बचा नहीं सकता। प्रिपरेशन कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता बच्चे की प्रिपरेशन कंप्लीट, आपने पॉइजन ला के अपने घर में रख लिया और प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। जब तक आपने मिक्स नहीं किया, तब तक आपने उसके रूम में नहीं रखा, तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। जहां से अटेम्प्ट शुरू होता है ना, वहां तक आप देखोगे लास्ट तक। और दूसरी बात हमने कही कि जहां पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट है और आपको पता है कि आपकी इनकम्प्लीट है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लाइबल नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हमने कहा कि आपको पता है कि आपको क्या कहते हैं ना, आपकी प्रिपरेशन तो इनकम्प्लीट है, बट आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट है, तो अब जो है आप जो है वो लाइबल हो। मतलब कैसे, मैं आपको बताती हूँ, बड़ा सिंपल और बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है। सिंपल और इजी एग्जाम्पल क्या है कि आप मार्केट में ना बच्चे का मिसकैरेज करने के लिए पॉइजन लेने के लिए गए, उसने आपको ना चटमोला और जो ये होता है ना इसका पाउडर दे दिया, और ना आपको लगा कि ये ना जो है वो पॉइजन है, और आपने ना जो है पानी पूरी में मिला के दे दिया उस फीमेल को। तो आपने जब उसको पानी पूरी में मिला के दिया तो वो कहाँ ही मरना था, क्योंकि वो तो वो था, बट आपको ऐसा लगा कि वो पॉइजन है और आपने सारे वही काम करे कि पानी में मिलाया, उसके बेड पे रख दिया, आपने उसको इंसिस्ट किया कि यू शुड ड्रिंक दैट। कुछ नहीं हुआ, इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपने तो अपना जो है वो सारा काम किया ना, तो देयर इज डिफरेंस, अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है जीवन में आपको कभी अटेम्प्ट में तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर एवरीवन? चलिए, यही तो मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, आप जो है फार्मेसी पे गए कि ना मेरे को ऐसी दवाई चाहिए कि बच्चे का मिसकैरेज हो जाए, तो उसने आपको जो है हाजमूला की पाउडर दे दिया। अब ना आपने क्या किया, आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है,
इनकम्प्लीट कैसे है? हाजमोला से बच्चे का अबॉर्शन थोड़ी ना हो सकता है। आपने क्या किया, आप बिलीव कर रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट है, बट अब आपने ना उसको पानी में मिला दिया, उसके कमरे में रख दिया, आपने तो सब कुछ किया ना, पर प्रिपरेशन तो पहले दिन से क्या है, इनकम्प्लीट है। क्लियर? अब मुझे बस ऐसे उनका मन करा, ऐसे तो इतने सारे टेस्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। व्हाट इज़ प्रॉक्सिमिटी, व्हाट इज़ सोशल डेंजर, देर इज़ नथिंग, ऐसे उनका मन करा, भाई किताबों में कुछ तो लिखना है ना उन्होंने। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको पेपर में ये कोई भी टेस्ट लिख कर नहीं आना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको पेपर में कुछ नहीं लिख के आना है, कभी अटेम्प्ट का क्वेश्चन आया और आप उठा के 5 टेस्ट लिखने लगे, ऐसी गलती मत करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको अटेम्प्ट में सिर्फ इतना लिखना है कि अटेम्प्ट जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और उसके लिए है, फाइन और डेथ के लिए कुछ भी नहीं है, प्लस जो है हाफ ऑफ द पनिशमेंट मिलता है। किन किन केसेस में जो है वो अटेम्प्ट पनिशेबल है, हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जहाँ पर खुद साथ में दिया हुआ है, जहाँ पर सेपरेट दिया हुआ है और जहाँ पर 62 में दिया हुआ है। आपको ये सारी कहानी लिख के आनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिख के आना। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो अब जो है वो आपका अटेम्प्ट खत्म होता है। अभी डिक्टेशन मुझे नहीं लग रहा देनी ज़रूरी है। 2 केसेस इसके मैंने आपको बता दिए थे, अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड मोहम्मद यूकुब एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप ये 2 केसेस जो हैं वो अपने लेवल पर मनु पात्रा से जो है वो लेकर रीड कर लेंगे, मुश्किल कुछ नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ 2 केसेस, अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यू हैव रिटन, उसका पैराग्राफ नंबर लिखो कि कौन सा पैराग्राफ नंबर इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स कि अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जब आप मनु पात्रा से रीड करेंगे तो कौन सा पैराग्राफ नंबर इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 2, 3, 11, 12, 2, 3, 11, 12 एंड 32, 2, 3, 11, 12 एंड 32, ये मेन पैराग्राफ्स हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा अगर मन करे तो। और मैं उन बच्चों के लिए बता देती हूँ जो बिल्कुल ऐसी जो है क्या कहते हैं कोशिश नहीं करना चाहते हैं मनु पात्रा से पढ़ने की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आओ 1-1.5-2 घंटा पहले और अपना मनु पात्रा लॉग इन करो और जो है वो क्या कहते हैं केसेस को बैठ के पढ़ो। इतना पैसा खर्च कर रहा है पीडब्ल्यू, तो कम से कम ये तो कर ही सकते हो ना। चलो, अब जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब एंड अदर्स था ना, तो उसका लिख लो पैराग्राफ 13 एंड 15। पैराग्राफ 13 एंड 15 यू शुड रीड इट, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। क्लियर एवरीवन? चलिए, आप फटाफट अपनी बेरेट को खोल लीजिए और अपनी बेरेट खोल के डेफिनेशन पे आ जाइए। बेरेट आप अपनी ओपन कर लो। टू क्लॉज 1 जो है वो एक्ट के बारे में बात करता है। 2 क्लॉज 1 जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट एक्ट। और इसके साथ साथ अब साथ साथ लिखते रहो क्योंकि आप लोगों को इजी हो जाएगा कि पहले एक्ट को डिफाइन किया गया था 33 आईपीसी में, तब वहां पर एक्ट और ओमिशन दोनों चीज एक साथ थी, पर अब इसको जो है वो बाइफरकेट कर दिया गया है। तो एक्ट को डिस्कस किया गया था आईपीसी सेक्शन 33 में, चाहे कॉपी में लिख लो चाहे बैरक में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। कहते हैं व्हाट एक्ट डिनोट सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। एक्ट मतलब कोई भी आपने एक सिंगल एक्ट किया है, हम उसे क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। और मेरी एक बात को ध्यान से समझ लेना, जीवन में ये गलती कभी मत करके आना कि आप जो है इसको एक्ट को ऐसे लिख दो, नेवर, दिस इज एक्ट। जब भी बड़ा ए होता है वो हमेशा कौन से के लिए यूज होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरह से ये सब एक्ट, ठीक है ना। तो छोटा ए इज एक्ट, चीजें जो आप कर रहे हैं। चलिए 2 पे आते हैं जो एनिमल को डिफाइन करता है। एनिमल पहले आईपीसी में 47 में बताया गया था, आईपीसी में सेक्शन 47 में बताया गया था। एनिमल को कहते हैं मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई भी एनिमल जो कि ह्यूमन नहीं है, बस साफ सीधी सी बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आगे आ जाओ, चाइल्ड।
चाइल्ड के आगे लिखो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज न्यूली एडेड डेफिनेशन। चाइल्ड इज न्यूली एडेड डेफिनेशन। आज से पहले आईपीसी में चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी। जो बोल रही हूं उसको लिखते रहो, बाद में कुछ समझ नहीं आएगा। दैट इज न्यूली एडेड सेक्शन। कहते हैं चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो 18 साल से कम है वो चाइल्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, प्रीलिम्स में 100% आ सकता है। सेक्शन 2 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट चाइल्ड। आगे आओ, 2 क्लॉज 4 जो कि बात करता है काउंटर फिट के बारे में। पहले था सेक्शन नंबर 28 ऑफ इंडियन पिनल कोड। 28 ऑफ इंडियन पेनल कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर एवरीथिंग। लिख लो, काउंटर फिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। पहले आईपीसी का सेक्शन 28 था और अब 2-4 है। 2 क्लॉज 4। Who causes one thing to resemble another thing? कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो दूसरी चीज को क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है, सेम। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। और आप वो क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपको डिसेप्शन करना है, फ्रॉड करना है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। और आपको पता है वो बना भी इसलिए रहे हो कि आपको जो है वो डिसेप्शन जो है वो प्रैक्टिस करना है। नकली नोट बना रहे हो कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और वो नकली नोट को आप यूज कर रहे हो। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, इट इज नॉट असेंशियल टू काउंटर फिट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। एक पेन देना। इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। वो कहते हैं आपको कि जो है काउंटर फिट के लिए जरूरी नहीं है जो आप जो बना रहे हो वो क्या हो, एग्जैक्ट हो। वो आप क्या जो एग्जैक्ट हो, पेन दे दो भाई इन्हें, कि वो एग्जैक्ट हो। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं भी होगा पर आपने काउंटर फिटिंग करने की कोशिश करी है तो यू विल बी लाइबल। आगे आओ। इमिटेशन मतलब कि कॉपी करना, ऐसा कि जो आपने जो कॉपी किया है वो बिल्कुल सेम हो। आपने चेक पे मेरे साइन करे, तो आपने मेरे चेक पे साइन करे तो आपको चेक पे साइन करना जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, आप गलत कर रहे हो, बट मैं इसको काउंटर फिट में तो नहीं डालूंगी। बट अब आपने कर दिए हैं तो आपने कोशिश तो की है ना, वो सेम हुए नहीं हुए दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए आगे आइए। अब जो है आप आगे आइए। आगे क्लॉज एक्सप्लेनेशन 2 कहते हैं वेयर अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अनदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। बस वो सिंपल सेम बात कह रहे हैं। एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कुछ बनाने की, वो रिजेंबल करे उससे। ठीक है, और जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाती तब तक हम क्या मानेंगे कि उसने जो है वो काउंटर फिट किया है, बस। और वो एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज वन थिंग। आगे आ जाओ 2.5 पे, कोर्ट पे। कोर्ट पे अब ये अपने आप में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले वर्ड कोर्ट जो है वो बेयर एक्ट में नहीं था, पहले था कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि दिया हुआ था सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 बात करता था आईपीसी का कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट नहीं दिया हुआ था पर कोर्ट ऑफ जस्टिस दिया हुआ था। तो अब कोर्ट को पढ़ो। कोर्ट क्या होता है, मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। वो कह रहा है कि कोर्ट क्या होता है, कोर्ट होता है जहां पर एक जज जो है वो एम्पावर्ड है और वो जुडिशरी में अलोन जो है वो करता है। और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। कुछ नहीं, वो आपको एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कोई भी जज जो है वो जब वो जुडिशरी एक्ट कर रहा है अपनी पावर को, कोई भी जितने लोग हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, कोर्ट कहेंगे। हम उनको कोर्ट कहेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, उसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। प्रीलिम्स में इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बता भी देती हूँ कि प्रीलिम्स में इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वो आपको बोलते हैं अ पंचायत अंडर रेगुलेशन 7 of 1816 of the Madras Court having power to try and determine suits is a court of justice। वो कहते हैं कि कोई भी अगर कोई भी अथॉरिटी अगर जज कर रही है इस मैनर में कि मतलब वो जुडिशरी की मैनर में जज कर रही है तो हम उसे भी क्या कहेंगे, कोर्ट कहेंगे। तो कोई पंचायत जितनी भी बैठती है तो वो फैसला ही तो सुनाती है ना बिना बायस्ड हुए, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं वो भी क्या कहलाएंगी, कोर्ट कहलाएंगी। बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने तो कॉसी जुडिशियल बोला ही नहीं।
नहीं तो हम उसे नहीं कहेंगे। और क्या कहते हैं, ये बात आप पहले पढ़ भी चुके हो जब आपने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब हम आगे आते हैं। आगे 2.6 आपको कहता है डेथ। 2.6 इज टॉकिंग अबाउट डेथ। पहले जो है ये दिया हुआ था सेक्शन 46 में। मैं आपको चीज़ें आसान करा रही हूँ, आप इसे लिख के रखेंगे। सेक्शन 46 डेथ पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जब तक आदमी मर नहीं जाता या ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली डेफिनेशन पे आ जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसऑनेस्टली। पहले दी गई थी सेक्शन नंबर 24 ऑफ आईपीसी। डिसऑनेस्टली दी गई थी सेक्शन नंबर 24 ऑफ आईपीसी। means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। हम कहते हैं कि आपने क्या किया, कोई ऐसा काम किया, इंटेंशनली किया जिससे दूसरे आदमी को wrongful gain हो रहा है और एक आदमी को wrongful loss हो रहा है। क्या हुआ, मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने जो है ना लेट सपोज कि अफजल की जो है वो घड़ी उठा ली डिसऑनेस्टली, क्योंकि मेरी इंटेंशन है कि मेरे को अफजल की घड़ी पसंद आ गई, मैंने उठा ली और मैं उसे पहनूंगी। तो मुझे तो क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हुआ, और उसको क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ। लीगली एंटाइटल नहीं था ना वो लॉस करने के लिए, पर उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ और मुझे क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हुआ। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे जो कि है डॉक्यूमेंट की। 2 क्लॉज 8 डॉक्यूमेंट की, और जो है पहले दी गई थी सेक्शन नंबर 29 में। सेक्शन नंबर 29 में मैं आपको बता देती हूँ कि पहले इसमें जो है ना क्या कहते हैं, आप पहले इसको पढ़ो। कहते हैं डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। अब आपको इधर मार्क कर लो और इसको मार्क करके लिख लो, ये नया ऐड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये नया ऐड हुआ है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। वो आपको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर, कोई भी फिगर, कोई भी मार्क। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, जब हमने टी पे भी पढ़ा था कि मैंने एक हैंकी पे क्रॉस बना दिया, वो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। मैंने एक पत्थर पे कुछ लिख दिया, वो भी फिगर, मार्क, कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड कर दी है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी जो है वो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन 1 देखो। It is immaterial by what means or upon what substance the letter, figure, marks whether evidence is intended to be used in court or not। immaterial है कि लेटर, फिगर और मार्क कैसे हैं, हम बस उसको डॉक्यूमेंट मानेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 पे आ जाओ। वट एवर एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed। कुछ नहीं कह रहा, एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि कोई नया कस्टम है, कुछ ऐसा बताया हुआ है, अगर आपने एक्सप्रेस किया हुआ है तो ठीक है, हम सबको जो है, अगर एक्सप्रेस नहीं भी किया हुआ है हम सबको क्या मानेंगे, डॉक्यूमेंट मानेंगे। अब आपने इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो। इसकी इलस्ट्रेशन बड़ी शानदार है। इसकी इलस्ट्रेशन कहती है कि आपने कोई चीज़ लिखित में दे दी, डॉक्यूमेंट है। चेक है, डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी है, डॉक्यूमेंट है। कोई मैप है, कोई प्लान है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है। आपने जो है कोई डायरेक्शन बना के दे दी, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, वो भी डॉक्यूमेंट है। हम कह रहे हैं लिखी हुई हर चीज़ जो है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब कुछ डॉक्यूमेंट है। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम इसको जो है वो एज एविडेंस जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आगे आओ, एक और इसकी इलस्ट्रेशन है। इसकी इलस्ट्रेशन बाकी ये है। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। अभी जब अगला एनआई पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है उस चीज़ को लिख देना, साइन करके लिख देना, एंडोर्स कर देना। is as explained by the mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder। उन्होंने एक ना डॉक्यूमेंट लिया, मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि आप नाइट सूट चेंज कराने के लिए गए, उसने पीछे लिख दिया कि आप इस दिन चेंज करा सकते हो, अपने साइन कर दिया, उसने एंडोर्स कर दी चीज़ों को। तो हम कह रहे हैं वो जो कुछ भी किया कि अब होल्डर को पे कर देना सब कुछ, तो हम क्या कह रहे हैं, वो सब क्या है, डॉक्यूमेंट है। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है।
हमने जो है क्या कहते हैं अभिषेक, कहानी समझ पा रहे हो? कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि टीपीए नहीं पढ़ा तो कहानी समझ में नहीं आ रही। तो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और वो नेगोशिएबल और वो प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, ठीक है ना, चेक भी वो जो होता है। हम कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि आप जो है वो ना अपनी मम्मी के साथ नाइट सूट लेने के लिए गए, और ना क्या कहते हैं वहाँ पे आपने पहन के नहीं देखा, और ना आप जो है ले आए, आपने घर आके देखा कि भी क्या कहते हैं ना, कह रहे ये तो मेरे साइज़ का नहीं है। आपकी मदर गई कि ये तो ना इसका मेरे को बड़ा साइज़ चाहिए, तो बोले कि भाई अब हमारे पास बड़ा साइज़ तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप फिर कभी चेंज करा लेना। उन्होंने अपने कार्ड के पीछे साइन कर दिया और लिख दिया 1500 रुपये का कुछ भी सामान ले लेना, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है ना। अब जो है हम ये बात कह रहे हैं कि कोई अगर ऐसा काम कर दे और लिख दे कि होल्डर को इतना पे करना है, तो हम क्या कह रहे हैं, होल्डर इज हु इज होल्डिंग द डॉक्यूमेंट, हु इज होल्डिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बस आप सीधी सी बात है, सब कुछ क्या है, डॉक्यूमेंट है बस। आगे आ जाओ, फ्रॉड्यूलेंटली 2(9). 2 क्लॉज 9 बात करता है फ्रॉड्यूलेंटली की। पहले था सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 फ्रॉड्यूलेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। कोई ऐसी एक्ट करना जो क्या है, विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। झूठ बोल के कुछ करना, इंटेंशन टू डिफ्रॉड, झूठ बोल के कुछ करना इज फ्रॉड्यूलेंटली। और मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, क्योंकि जैसे अभी विद्या आपको इंटेंशन वो प्रिपरेशन और उसका डिफरेंस क्लियर हो गया अटेम्प्ट का, ठीक है। तो अब जो है आप मेरी बात को समझो। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ना यूजुअली बच्चे मुझसे पूछते हैं कि, मैं आपको वही बता रही थी, आपको फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। तो क्या कहते हैं, आप अपनी नोटबुक्स में इस बात को लिख लो कि फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली में क्या डिफरेंस होता है। फ्रॉड में ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड में ज़रूरी है कि हमेशा डिसेप्शन हो, पर डिसऑनेस्टली में डिसेप्शन होना ज़रूरी नहीं है। फ्रॉडुलेंटली में ज़रूरी है कि आपका डिसेप्शन हो, फ्रॉड आपने किया हो, पर डिसऑनेस्टली में ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिसऑनेस्टली में जो है इंजरी आपको होती है आपकी प्रॉपर्टी को, इंजरी टू प्रॉपर्टी। आपको वहां पे बोल रहे हैं ना कि आप रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, लॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, सो दैट इट इज सेड टू दी डन डिसऑनेस्टली। तो डिसऑनेस्टली समथिंग कि आपको जो है रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। और क्यों हो रहा है आपको लॉस? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी को, किसी चीज़ को जो है वो इस तरह से किया गया है। पर फ्रॉड में जो है ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रॉड में कुछ भी हो सकता है। अब हम आगे आते हैं। आगे आपको वो कहता है कि देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि फ्रॉड जो है डिसऑनेस्टली में, एक चीज़ समझना, डिसऑनेस्टली एक ऐसी चीज़ है जब आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट कर रहे हो कि एक पर्सन को लॉस हुआ है, एक पर्सन को फायदा हुआ है, पर दोनों को रॉन्गफुली हुआ है। फ्रॉडुलेंटली समथिंग कि वो आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक पर्सन का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बस इतना सा डिफरेंस जो है वो समझिएगा। तो अब जो है आगे आओ जेंडर पे, 210 जेंडर। फ्रॉड देखो, डिसऑनेस्टली में तो आपको कह रहे हैं ना कि आपकी हरकत की वजह से एक को रॉन्गफुल गेन हो रहा है, एक को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। पर फ्रॉडुलेंटली में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉडुलेंटली का पर्पस सिर्फ बड़ा सिंपल सा है कि क्या कहते हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि आपकी इंटेंशन क्या है, क्या करने की, झूठ बोल के कुछ करने की। हुआ नहीं हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, हमको नहीं पता, पर आप झूठ बोल के कोई काम कर रहे हो, बस आपकी इंटेंशन है डिसेप्शन की, फ्रॉड कमिट करने की। पर डिसऑनेस्टली में तो आपको क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन एंड लॉस। जेंडर पे आ जाओ। जेंडर जो है वो दिया हुआ है 210 में, और पहले दिया हुआ था 8 में, पहले दिया हुआ था 8 में। और
जेंडर जो है यहाँ पे लिखा है दी प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब ना इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो है वो नया ऐड हुआ है। हेयर ट्रांसजेंडर इज न्यूली एडेड। और वो आपको बता रहे हैं कि ट्रांसजेंडर का सेम मतलब है जो क्लॉज 2 के ट्रांसजेंडर पर्सन राइट्स एक्ट में है। आगे आ जाओ गुड फेथ, जो कि पहले दिया हुआ था 52 में, अब दिया हुआ है 11 में। गुड फेथ का मतलब होता है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर आपने कोई चीज़ ड्यू केयर और अटेंशन के साथ करी है तो हम मान लेंगे कि वो गुड फेथ में है। अब अगर आपने वो चीज़ ड्यू केयर और अटेंशन के साथ नहीं करी है तो वो गुड फेथ में नहीं मानी जाएगी। मैंने आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल बताया था कि अगर मैं यहाँ पर हथौड़ा लेके पंखा उतारने लग गई तो मेरा जो है क्या कहते हैं, मैं चाहे कुछ भी कहूँ पर मैंने जो है वो ड्यू केयर अटेंशन यूज़ किया नहीं किया, क्योंकि बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। बट अब अगर इस कमरे में कोई बच्चे बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं और मैंने रूम लॉक कर लिया है तो मेरा जो है वो क्या है, ड्यू केयर एंड अटेंशन है। तो हम मैं कह रही हूँ कि मेरा गुड फेथ है, बस सिंपल सी बात। आगे आओ गवर्नमेंट मीन्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट और दी स्टेट गवर्नमेंट। पहले जो है वो सेक्शन 17 आईपीसी में दिया हुआ था। आगे आओ हार्बर। हार्बर जो है वो पहले दिया हुआ था 52A में, यहीं पे तो शायद खत्म होते थे ना हमारे सेक्शंस, 52A में हार्बर, और अभी दिया हुआ है 13 में। हार्बर का मतलब कुछ नहीं होता, हार्बर का मतलब होता है किसी को फूड शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड करना, क्रिमिनल को, किसी अक्यूज्ड को। इंजरी हम पढ़ चुके हैं, इलीगल हम पढ़ चुके हैं। अब आप स्ट्रेट अवे आ जाओ 216 जज, जिसके आगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट लिख लो। सेक्शन 19 जो है वो आईपीसी का बात करता था जज के बारे में। देखो लिखा है जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन, एक पर्सन जिसको ऑफिशियली जज बनाया गया है और वो क्या है, एम्पावर्ड है बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट। लॉ ने उसको कहा कि तुम जज हो और लॉ ने उसको कहा है कि तुम जजमेंट दे सकते हो, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। नहीं, कोर्ट में हम जज की बात नहीं कर रहे थे, कोर्ट में हम बात कर रहे थे सिटिंग। एक पंचायत बैठी है और पंचायत जो है वो कलेक्टिवली डिसाइड करी है, दैट इज कोर्ट। दैट इज कोर्ट। कोर्ट पंचायत में बैठ के कौन डिसीजन सुना रहा है, दैट इज जज। समझ में आई बात? तो आपको एक चीज को कभी नहीं भूलना है, वी आर सेइंग दिस इज कोर्ट एंड द पर्संस हु आर सिटिंग हियर दे आर जजेस एंड हियर दे आर कोर्ट। वेरी सिंपल। चलिए, तो जज की डेफिनेशन को पढ़ो और जो वो दे सकता है उसके बाद कहते हैं विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव और अ जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। अपील हो सकती है, बहुत अच्छी बात, अपील नहीं हो सकती अलग चीज़ है। कहते हैं हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। एक ही बात कह रहा है, जो वो आदमी जज वो कहलाएगा जो जिसको लॉ ने एम्पावर किया हो कि वो जजमेंट दे सकता है, बस और कुछ नहीं वो आपको कह रहा। अब जो है आप इसमें एक चीज़ देखो, और वो कह रहे हैं कि जिसके अगेंस्ट अपील भी नहीं हो सकती वो भी तो हम मानेंगे ना भाई, फाइनल कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो अपील नहीं हो सकती तो जज ही तो दे सकता है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं आगे, वो आपको आगे कहते हैं, आप ना चीज़ों को देखो, अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ऑफ सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। एक आदमी ने, एक जज ने जो है वो एक डिसीजन दिया, चार्ज लगा हुआ था उस पर, जो है कोई सेंटेंस दिया, चाहे उसकी अपील हो सकती हो चाहे नहीं हो सकती, वो क्या कहलाएगा, जज। अपनी कॉपी में 3-4 चीजें लिख लो अब। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जूरिसडिक्शन, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जूरिसडिक्शन इन अ सूट a collector exercising jurisdiction in a suit under
Act 10 of 1859. Under Act 10 of 1859, is a judge. Is a judge. हमने कहा एक कलेक्टर जो कि पावर एक्सरसाइज कर रहा है अपनी जुरिस्डिक्शन में एक सूट में, एक्ट अंडर 10 ऑफ 1859 इज अ जज. अब डोंट आस्क मी व्हाई, बिकॉज ये पुरानी इलस्ट्रेशन चलती आ रही है जिसे हम जज मानते हैं. आपको इसको बिना क्यों क्या किस लिए जो है वो याद रखना है. ठीक है, दूसरे पे आओ. अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जूरिस, अच्छा ठीक है, ये तो आपको दिया ही हुआ है. अगली इलस्ट्रेशन लिखो. अ मेंबर ऑफ अ पंचायत, अ मेंबर ऑफ अ पंचायत which has power a member of a panchayat which has power under regulation 7 under regulation 7 1816 of the Madras Code, CODE, of the Madras Code to try and determine suits, to try and determine suits is a judge. To try and determine suits is a judge. कोर्ट में आपने पढ़ा पंचायत एक्ट कर रही है इस रेगुलेशन के अंडर तो वो कोर्ट कहलाएगी. यहां पर आपने कहा कि उस पंचायत के अंडर एक आदमी जो है वो फैसला सुना रहा है, वो कौन है. अब जो लास्ट लिखवा रही हूँ उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, बार बार पेपर में आती है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान हर जगह आती है. मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन, अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन in respect of a charge, in respect of a charge on which he has power, on which he has power only to commit, he has power only to commit for trial, he has power only to commit for trial to another court, to another court is not a judge. मैं रिपीट कर रही हूं. मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज. और जो यहाँ पे लिखा है ना ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल, उसको हाईलाइट कर लो. ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल को हाईलाइट कर लो. ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट. यहाँ पर इस जज को सिर्फ कितनी पावर है कि वो केस को दूसरे कोर्ट में भेज सकता है. कमिट का मतलब होता है दूसरे कोर्ट में भेजना. जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कमिटल. जज के पास कमिटल की पावर कब होती है, तब आप पढ़ोगे. तो यहाँ पर जज के पास पावर नहीं है डिसाइड करने की, किस चीज की पावर है, रेफर कमिट करने की, दूसरे कोर्ट में भेजने की. तो वो आप सीआरपीसी में पढ़ोगे. सीआरपीसी में एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है इस चीज को लेके. ठीक है ना, कमिटल वगैरह सब कुछ वहां पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो जब जज को सिर्फ पावर है कमिट करने की दूसरे कोर्ट में, पर और कुछ करने की पावर नहीं है, तो वो जज नहीं कहलाता. और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है और बच्चे ना देख लेते हैं जज के पास पावर है, चार्ज है, ये है, कमिट कर सकता है, जज है, और आप गलत कराते हो. तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों में बिल्कुल थिन लाइन डिफरेंस है. जो इलस्ट्रेशन आपकी बेयरक्ट में दी गई है वो दी गई है कि एक जो है मैजिस्ट्रेट है, जुरिस्डिक्शन है, पावर है, और वो लिख रहा है हैज़ अ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट. तो जिसके पास पावर है कि वो सजा दे सकता है तो वो जज है, पर जो सिर्फ कमिट कर सकता है वो जज नहीं है. ठीक है, कभी नहीं भूलनी है ये बात. चलो आगे आओ. लाइफ सेक्शन 45 में दिया गया था पहले आईपीसी में. सेक्शन 45 में दिया गया था आईपीसी में. इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो.
ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्रेरियन टेंशन अपीयर्स, उसे हम लाइफ कहते हैं बस। लोकल लॉ हम कर चुके हैं, मैन पे आ जाओ। लोकल लॉ हम कर चुके हैं, मैन पे आ जाओ। कहते हैं कि मैन कौन होता है, मीन्स ह्यूमन बीइंग, मीन्स अ मेल ऑफ एनी एज। पहले मैन एंड वुमेन दोनों इकट्ठे दिया गया था, अभी सिर्फ मैन दिया गया है। अब आ जाओ मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर आईपीसी में 49 में दिया गया था, मंथ एंड ईयर। मेरे को आपको इसमें जो है ना वो एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट मार्क करानी है, और वो आपको क्या मार्क करानी है, वो ये है कि वो कहते हैं वेयर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड इज टू बी अंडरस्टूड दैट द मंथ और ईयर इज टू बी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर। इसको मार्क कर लो कि कौन से कैलेंडर के हिसाब से होती है, जॉर्जियन कैलेंडर। इसको मार्क कर लेना प्रीलिम्स के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ना एक चीज को और यहाँ पे प्लीज लिख लो मेरे कहने पे, कि आईपीसी में यहाँ पर ब्रिटिश कैलेंडर लिखा था, बट अब भारतीय न्याय संहिता में इसको जॉर्जियन कैलेंडर कर दिया गया है। आईपीसी में जो है वो यूज किया गया था ब्रिटिश कैलेंडर, पर अब हमने कर दिया है जॉर्जियन कैलेंडर। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे आइए। 21 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। 21 इज टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, और पहले मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो दी गई थी 22 में। 22 में 39 है, पूरा करना है आज हमें। जो बोर हो रहा है वो जा सकता है क्लास से। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ परमानेंट फैस्टेन टू एनीथिंग। मुझे लगता है मुझे इसको समझाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पूरा टीपीए पढ़ के आ चुके हो और इसको मुझे पढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको याद रखना। आ जाओ आगे। नंबर, नंबर सेक्शन 9 आईपीसी में दिया गया था। छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, लीव। ओथ पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है कुछ भी ना, इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 51 ओथ के बारे में बात करता था। ऑफेंस, ओमिशन, पर्सन, ये हम पढ़ चुके हैं। पब्लिक पे आ जाओ। पब्लिक कहता है इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अब आप मेरे कहने से 28 की डेफिनेशन को छोड़ दो। 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो मैं इसको अगर आज टाइम बचेगा तो आज लूँगी, वरना तो मैं इसको जो है वो अब जब भी हम मिलेंगे उसको तब टेकअप करूँगी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जज की डेफिनेशन और ना जो है इसकी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो अभी पब्लिक सर्वेंट को होल्ड पे डाल दो, मुझे आपको बहुत डिटेल में से समझाना है। रीजन टू बिलीव हम पढ़ चुके थे, स्पेशल लॉ हम पढ़ चुके थे। रीजन टू बिलीव का ना मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देती हूँ। तो मुझसे उस दिन कह रहे थे ना मैम रीजन टू बिलीव का क्या ही हो सकता है एग्जांपल। तो रीजन टू बिलीव का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि ना एक बच्चा जो है वो उसने नेकलेस चुरा लिया और वो आपकी दुकान पर नेकलेस बेचने के लिए आया कम पैसों के लिए। तो अब आपको थोड़ी ना पता है कि वो चुरा के लाया, कि क्या पता उसके मम्मी ने उसको दिया है कि जा बेटा जाके दिया। तो हमें कहीं ना कहीं देयर इज रीजन टू बिलीव कि क्या पता वो स्टोलन हो सकता है। तो देयर इज एग्जाम्पल ऑफ रीजन टू बिलीव। एक सफिशिएंट कॉज आपको लग रहा है कि भी कम पैसों में ले रहा है तो क्या पता स्टोलन हो, तो बस वो वाली चीज। अब आ जाओ वैल्यूएबल सिक्योरिटी पे। कम टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी पहले दिया हुआ था 30 में, 30 आईपीसी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी पहले दिया हुआ था 30 आईपीसी। कहते हैं कि अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरी, सॉरी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स a document which is or purports to be document, legal right is created, extended, transferred, this। वो आपको एक बात कह रहा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो होती है जहां पर आपको कोई राइट क्रिएट होता है, एक्सटिंग्विश होता है, एक्सटेंड होता है, कुछ भी। जैसा कि आपको नीचे वो कह रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई आपको लिख के दे दे कि आपको इतने पैसे होल्डर को देने हैं, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है हमारे लिए। वेसल को आप छोड़ दो,
वेसल इंपॉर्टेंट नहीं है. वॉलंटैरिली हम पढ़ चुके हैं. वी हैव रेड वॉलंटैरिली. कम टू विल. विल पहले 31 आईपीसी में दिया हुआ था. एनी टेस्टामेंट्री. और अब मुझे एक बात बताओ ज़रा कि क्या कहते हैं कि टीपीए की भाषा में इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड. चलो आ जाओ, अब आगे आ जाओ विमेन पे. विमेन कौन है? ऑफ एनी एज. तो पहले मैन एंड विमेन जो है वो एक साथ दिया हुआ था सेक्शन 10 में, पर अब जो है वो अलग अलग कर दिया गया है. अब आ जाओ रॉन्गफुल गेन पे 23. और रॉन्गफुल लॉस भी. रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को जो है वो अब अलग अलग कर दिया गया है. ये दोनों पहले 23 में दिए हुए थे, दोनों एक साथ दिए हुए थे. अब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को इन्होंने जो है वो अलग कर दिया है. देखो क्या कह रहे हैं. रॉन्गफुल गेन का मतलब है कि कोई भी गेन जो आपने किया है बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड. मैंने अफजल की घड़ी अपने पास रख ली, तो क्या मैं लीगली एंटाइटल थी उसकी घड़ी को रखने के लिए? तो अब जो है वो उसको क्या हो गया, मेरे को क्या हो गया है? रॉन्गफुल गेन. रॉन्गफुल लॉस पढ़ो. मीन्स द लॉस अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड. अब अफजल को क्या हुआ है? रॉन्गफुल लॉस हुआ है. मतलब कि मैं आपको कह रही हूँ जो चीज़ अनलॉफुली हो रही है लॉफुली नहीं हो रही. अगर लॉफुली मैं उसकी घड़ी लेती तो मेरे को ना तो रॉन्गफुल गेन होता ना उसको रॉन्गफुल लॉस होता, अगर मैं उसको खरीद के लेती तो. बट हम कह रहे हैं कि अनलॉफुली, डिसऑनेस्टली, क्योंकि डिसऑनेस्ट में लिखा था ना रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. तो हम कह रहे हैं जब डिसऑनेस्टली नॉट लॉफुली कोई ऐसा काम होता है, तो जो लीगली एंटाइटल है किसी चीज को रखने के लिए, उसने कुछ छोड़ दिया है, चला गया है, तो रॉन्गफुल लॉस. और मैं लीगली एंटाइटल नहीं हूं घड़ी को लेने के लिए, तो रॉन्गफुल गेन. ठीक है, चलो 38 पे आ जाओ. गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली. एक ही पता नहीं क्यों कर दिया अलग, पहले 23 में ही दिया हुआ था. पहले 23 में ही दिया हुआ था. कहते हैं पर्सन इज सेट टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच रिटेन्स रॉन्गफुली, जब वो रॉन्गफुली रख लेता है किसी चीज को, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली. तो दो वर्ड को मार्क कर लो, रिटेन एंड एक्वायर. दो वर्ड्स को मार्क कर लो, रिटेन एंड एक्वायर. तो हम कहते हैं कि गेनिंग रॉन्गफुली कब होता है? जब आप रिटेन कर लेते हो रॉन्गफुली, और जब आप एक्वायर कर लेते हो रॉन्गफुली. हम कह रहे हैं रॉन्ग, अब कह रहे हैं अ पर्सन इज सेट टू लूज रॉन्गफुली. रॉन्गफुली लूज कब कहते हैं? व्हेन पर्सन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी. तो केप्ट आउट को मार्क करो, जब उसकी प्रॉपर्टी उससे जो है वंचित कर दी जाए. एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी. मैंने जो है अफजल की प्रॉपर्टी रॉन्गफुली रख ली, ठीक है, तो रिटेन कर ली, और मैंने जो है उसको अपने पास परमानेंटली रख लिया, तो मैंने एक्वायर कर ली. अफजल की प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में से चली गई, तो रॉन्गफुल लॉस हो गया. और जो है उसको डिप्राइव कर दिया, वापस ही नहीं दी, तो अब क्या हो गया? रॉन्गफुल लॉस ही है. समझ में आ गई बात? अब 39 पे आओ. वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड दिस दिस दिस. इतना सब कुछ लिखने के बाद भी इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बच गया हो, तो भैया जाके देख लेना, बस और कुछ नहीं कह रहे हैं वो. तो उसका सेम मीनिंग है जहां पे और कहीं दिया हुआ है. अब आप पब्लिक सर्वेंट पे आ जाओ 28 पे. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट पहले दिया हुआ था 21 में. 21 आईपीसी वॉज टॉकिंग अबाउट पब्लिक सर्वेंट. 21 आईपीसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता था. और अब मैं आपको थोड़ा सा मौका देना चाहती हूँ कि आप ना पब्लिक सर्वेंट को पूरा रीड करो कि इसमें क्या लिखा है. रीड पब्लिक सर्वेंट. क्लास में आए तो आगे से बेरेक्ट लेकर आए, बिना बेरेक्ट के कृपया मेरी क्लास में एंटर भी मत कीजिएगा. मैं ओपनली आपको ये बात बोल रही हूँ. यहाँ कोई कम्युनिटी पार्क नहीं है कि आपका मन करा आ गए बिना बेरेक्ट के. पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को जो है वो रीड कीजिए फटाफट. डेमो वालों बच्चों का आई अंडरस्टैंड कि वो नई नई लेके आ सकते, पर जो क्लास के बच्चे हैं वो तो लेके ही आएंगे ना. चलिए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन रीड कीजिए. हमेशा प्रीलिम्स में आती है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना.
थर्सडे को सेक्शन 1 करेंगे, फ्राइडे को सेक्शन 3 करेंगे, याद रखना। बहुत ध्यान से चीजों को देखिए। कहते हैं कि वर्ड पब्लिक सर्वेंट क्या है। वर्ड पब्लिक सर्वेंट मीन्स पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस नेमली। तो मैं आपको एक चीज कह रही हूं कि आपको ये जितने भी आई थिंक 12 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये सारे पॉइंट देख के पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो कौन है, पब्लिक सर्वेंट है। मुझे आपको ये पॉइंट्स जो है वो पढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं कि नहीं है। ये तो सारे के सारे क्लॉजेस जो हैं वो आप अपने आप पढ़ सकते हैं कि कौन लोग जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। अब वो आपको आगे एक बात कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेन्ड इन दिस क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। कह रहे हैं पब्लिक सर्वेंट वो भी हो सकते हैं जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, और वो भी हो सकते हैं जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया। तो अभी मैं आपको ये भी बता दूंगी कि पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है कि पब्लिक सर्वेंट वो भी हो सकता है जिसे सरकार ने चुना हो, और वो भी हो सकता है जिसे सरकार ने ना चुना हो। अब एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट वेदर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन इज अ पब्लिक सर्वेंट। अब कोई एक्चुअल पोजेशन में है, अब हाँ ये हो सकता है कि उसके राइट में कोई डिफेक्ट हो, पर फिर भी तब जब तक उसने वो ऑफिस होल्ड किया हो वो क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट। Election means election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority or whatever character the method of selection to which is by under any law for the time being in force। इसको छोड़ दो, इलेक्शन की वो कुछ नहीं बात कह रहा, आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए वो एक चीज़ कह रहा है। बट अब जो है ना, हम मेन मुद्दों पे जो आते हैं, हम मेन मुद्दों पे ये आते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट। तो आप सबसे पहले लिखो म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, जो आपको ऊपर नहीं दिया गया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, रटना है रटो, जो करना है करो, ऊपर दी हुई सारी चीजें पब्लिक सर्वेंट है वो तो आप पढ़ लोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या पब्लिक सर्वेंट होता है जो हमें पता नहीं होता उसको लिखो। म्यूनिसिपल कमिश्नर कह रही हूं मैं, म्यूनिसिपल काउंसलर नहीं कह रही हूं, म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। हाँ हाँ कोई नहीं, लिखो आगे, मार्क कर लो। म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, बट आप याद रखिएगा म्यूनिसिपल काउंसलर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, इसको लिख लो। बट म्यूनिसिपल काउंसलर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। और चीजें लिखो। प्रेसिडेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। प्रेसिडेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। जो प्रेसिडेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। But CM and other ministers are public servant. CM and other ministers are public servant. हाँ, जो भी और होते हैं वहां के। An insurance surveyor is not a public servant. जो इंश्योरेंस करते हो, सर्वे करते हुए घूमते हैं, इंश्योरेंस सर्वेयर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। एक वर्ड हमेशा याद रखना, जहां जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाए इसको रट लेना। अब एक बात और लिखो, आईएएस ऑफिसर वर्किंग ऑन डेप्यूटेशन, एक आईएएस ऑफिसर हु इज वर्किंग ऑन डेप्यूटेशन
IAS officer who is working on deputation with cooperative society is not a public servant for the purpose of IPC. An IAS officer who is working on deputation with cooperative society is not a public servant for the purpose of IPC. अब एक चीज़ मुझे पता है, आप लोग ना मुझसे पूछोगे कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं होता। मैम, एमएलए पब्लिक सर्वेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका अलाउंसेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज उसको अलाउंसेस मिलते हैं वो उस पोजीशन पे है, बट वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। बस आपको ये बात समझनी है। जस्ट बिकॉज ही इज गेटिंग द अलाउंसेस डज नॉट मीन दैट ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। पहली बात जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वो पब्लिक सर्वेंट होता है कि नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि वो बिल्कुल होता है, क्योंकि ही इज गेटिंग पे फ्रॉम दी गवर्नमेंट, पे ऑफ गवर्नमेंट। फर्क है हर चीज में। क्या जैसे? आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? वहां पर सबका लिखा है। आई एम नॉट सपोज टू टेल हियर कि भी क्या कहते हैं कि किसको जो है, हाँ, उसको ऑनरेरियम के फॉर्म में नहीं मिलता। चलो पहले आप लिखो, फिर हम इस चीज को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन। अब कोई गवर्नमेंट लेक्चर आ रहा है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है? नहीं है, बस लिख लो दैट लेक्चरर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। ये हमेशा प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। क्योंकि जो वर्ड आपको यूज किया गया है ना, ऑफिसर, इस डेफिनेशन में, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिसर जो कि सरकार के अंदर काम करता हो। सरकार के अंदर तो दुनिया काम करती है, पर सब लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। और एक चीज का याद रखना कि मैंने आपको तब भी कहा कि पब्लिक सर्वेंट वो भी हो सकता है जो सरकारी, और पब्लिक सर्वेंट वो भी हो सकता है जो सरकारी ना हो, पर गवर्नमेंट सर्वेंट वही होता है जो सरकारी होता है, जो गवर्नमेंट वाला होता है, बस। अच्छा, अब जो है आप मेरी एक बात को समझो कि एमएलए को जो अपनी सैलरी मिलती है ना, वो ऑनरेरियम के पार्ट पे मिलती है, बट सीएम को जो सैलरी मिलती है वो ऑनरेरियम के पार्ट पे नहीं मिलती। वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो है वो काम करता है। एमएलए जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम, मतलब उसको करता है, बट उसको एज ए ऑनरेरियम मिलती है। बट सीएम को वो सैलरी गवर्नमेंट फंड से मिलती है, बिकॉज ही इज मेंट फॉर दैट पोजिशन। अब समथिंग दैट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यू कैन से कि मैं आपको इसको हिंदी का वर्ड मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको ऑनरेरियम का हिंदी का वर्ड कैसे समझाऊं। रुको, हम कोई बात नहीं, हमारे पास फ़ोन है, हम गूगल कर लेते हैं कि ऑनरेरियम का हिंदी वर्ड क्या हो सकता है। एक सेकेंड। और हाँ, मेरी एक चीज़ को याद रखना आप, दिस इज व्हाट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई एम सेइंग ना। हाँ, विद रिस्पेक्ट, ऑनर के उसमें, ठीक है ना। तो बस हम ये बात कह रहे हैं, हाँ, एमएलए को, ठीक है ना। बट हम सीएम को कहते हैं क्योंकि ही इज़ डूइंग फॉर द पब्लिक ना, तो इसलिए। क्या? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए है, तो बस इसीलिए। क्या कह रहे हो? हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं, बट ठीक है, आज की डेट में सबको सब कुछ मिलता है। चलो, तो ना आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं आपको ना 2-3, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करना है, 2-3 घिसे पिटे एग्जाम्पल जो इन्होंने रट रखे हैं कि इनको, वो बोलते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, यस, बट म्यूनिसिपल काउंसलर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ पेपर क्वालिफाई करने की। जहाँ पे वर्ड आ जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आप ये समझ लेना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का चाहे कोई भी हो, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकता।
बस आपको ये बात याद रखनी है। एक आपको याद रखना है, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, सीएम पब्लिक सर्वेंट हो सकता है तो एमएलए क्यों नहीं हो सकता? तो बस आपको इतनी बात रखनी है, सीएम हो सकते हैं, उसके दूसरे मिनिस्टर हो सकते हैं, पर एमएलए नहीं हो सकता। बस आप सिर्फ इतनी चीजें याद कर लेना। हमेशा हर चीज जो है ना वो ये भी नहीं होती वाई। तो जैसे हमने कहा ना कि एक जज जो कि सेंटेंस दे सकता है, ही इज अ जज, पर एक जज जिसको सिर्फ पावर है कि तू इस केस को जो है, तुम इस केस को जो है क्या कर दो, कमिट कर दो दूसरे कोर्ट में, ही इज नॉट अ जज। क्योंकि जज कौन होता है? जो सजा सुना सके, जो जजमेंट दे सके, ही इज अ जज। क्लियर एवरीवन? तो बस हमारा डेफिनेशन खत्म होता है और मैं आपको बता रही हूँ मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा। हम लोग जो है वो थर्सडे को करेंगे सेक्शन 1 और हम फ्राइडे को करेंगे सेक्शन नंबर 3। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो 1 और 3 आप रीड करके आइएगा। क्लियर? और इसके अलावा कोई डाउट हो तो फिर आप लेकर आएगा, हम उसे डिस्कस करेंगे। बिना बैरक ने मेरी क्लास में एंटर मत कर जाइएगा। चलिए टेक केयर, क्योंकि अब इंटरेस्टिंग जो है वो शुरू होगा।